नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। अधिवक्ता परिषद राजस्थान, अजमेर अभिभाषक संघ एवं सामाजिक जीवन स्तरोन्नयन व शिक्षार्थ सहकारी समिति लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार 6 जुलाई को बार के सभागार में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण के संबंध में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में चर्चा कर सुझाव मांगे गए। कार्यशाला के मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय ने बताया कि दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण के संबंध में देश में 3 कानून प्रचलन में है। देश में यदि एक कानून बनाया जाता है तो उसमें कौन से प्रावधान होने चाहिए जो देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता हो। इस संबंध में अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे जाकर जो उचित और बेहतरीन सुझाव होंगे उन्हें विधि आयोग को भेजे जाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी ने उपस्थित अधिवक्ता साथियों से कहा कि वे देश में प्रचलित कानूनों तथा उस पर देश की सर्वोच्च अदालतों द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन करने के बाद ही अपना सुझाव रखें ताकि सभी अधिवक्ता साथियों को इसकी जानकारी हो सके एवं अजमेर से जाने वाले सुझावों को नए कानून में जगह मिल सके। कार्यशाला में वरिष्ठ अधिवक्ता JS राणा, अधिवक्ता अजय गोयल, अधिवक्ता JP शर्मा, अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता मनोज आहूजा, मनीष खंडेलवाल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने देश में प्रचलित कानून, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड, भरण पोषण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर नागरिकों में जागरूकता हो, इसके लिए अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए। आजादी के समय थोपे गए कानून हमारे देश की एकता, अखंडता, संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कानून हमारे लिए घातक है, जिसका दुष्परिणाम हमारे समाज, परिवार, संस्कृति पर पड़ रहा है। कार्यशाला का संचालन भरत कुमावत द्वारा किया गया। कार्यशाला में बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, सचिव राजेश यादव रहे। पूर्व अपर लोक अभियोजक लक्ष्मीकांत शर्मा, बार के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, एडवोकेट अशोक सिंह रावत, मनोज आहूजा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार 7 जुलाई को उत्तराधिकार संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को एक दूसरे के संबंध में ये प्रभावित करते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता के आज जो आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी दिया गया है, उस संबंध में संगोष्ठी की ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसलिए यह खुली परिचर्चा है। इस संबंध में कोई भी अधिवक्ता अपने विचार मंच पर आकर प्रकट कर सकता है। वार्ड अधिनियम, राज्य वार्ड अधिनियम और तीसरा है किशोर न्याय अधिनियम। उसके अंतर्गत भी वो बच्चे को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वोट देते हैं। ये 3 अपने यहाँ कानून हैं और अपने यहाँ जो गोद लेने का सामान्य वो रहता है उद्देश्य, उसमें एक तो जैसे हिंदू विचार में तो ये रहता है कि वो इसलिए दिया जाता है कि वंश आगे चले, क्योंकि हिंदू विवाह में ऑब्जेक्ट ही यही है कि वंश चलाने के लिए मैरिज है। तो इस आधार पर वंश आगे चले, इसलिए अडॉप्शन का एक उद्देश्य वो होता है। दूसरा उद्देश्य कई बार ऐसा रहता है कि परिवार में कोई नहीं है तो बुजुर्ग की देखभाल कौन करेगा, तो बच्चों को संपत्ति की और खुद के केयर टेकर के लिए वो बच्चों को अडॉप्ट लेते हैं। तीसरा, जो संपत्ति है उसने जीवन अर्जित करी है, वो संपत्ति किसको देना है किसको नहीं देना, उस ऑब्जेक्ट से भी वो अडॉप्शन में के लिए अपना वो करते हैं। और एक अपनी परंपरा में अपने अंतिम संस्कार, जब तक बच्चे वगैरह नहीं होते तब तक अंतिम संस्कार के बारे में पूर्ण नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम अडॉप्शन का रहता है। अपने यहाँ ये जो अडॉप्शन है, अब उसमें एक नई स्थिति और पैदा हुई है। अभी क्या है कि जो डाइवोर्स का सिस्टम चला है, उस डाइवोर्स के सिस्टम के कारण कई बच्चे लावारिस हो गए, अनाथ हो गए। डाइवोर्स भी एक कारण है और ये जो इलीगल बच्चे पैदा होते हैं वो भी एक कारण है, जिसके कारण बच्चे ने जन्म तो ले लिया पर उसका संरक्षण नहीं होता, पालन पोषण नहीं होता। और ऐसे ही कई परिवार हैं जिनमें बच्चे नहीं होते, तो उनको भी समायोजित करने का एक ऑब्जेक्ट रहता है आजकल की, भाई ऐसे बच्चों को लेकर परिवार को पूरा कर लेंगे। तो एक वो उद्देश्य गोद लेने के लिए एक क्लास होती है गैर हिंदू। ये हिंदू और गैर हिंदू का जो विभागीकरण है,
ये हमारी जो पारिवारिक विधि है उसके अनुसार किया गया है। हिंदुओं में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चार कम्युनिटी, चार पंथ को मानने वाले लोग हिंदू विधि से शासित हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी है वो गैर हिंदू हो। अब गैर हिंदुओं में भारत में जो लोग रह रहे हैं उनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं पंथ के आधार पर, तो मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए और पारसी हो गए। हिंदुओं में दत्तक एवं भरण पोषण से संबंधित विधि बनी हुई 1956 में बन गई। बाकी तीन पंथ को लेकर के इस पर कोई लॉ नहीं बना, इनके यहाँ मान्यता भी नहीं है इसकी। हम बहुत सारे लॉ देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इसमें जजमेंट्स भी हैं कि अगर किसी ने गलती से ले भी लिया, अब गलती से कैसे ले लिया, तो हमारे यहाँ उपपंजीयक कार्यालय में एक व्यवस्था है अडॉप्शन डीड की। वो अडॉप्शन डीड जब लिखी जाती है, हम भी लिखते हैं, डीड राइटर भी लिखते हैं, पंजीयन करने वाले उसको पंजीयन भी कर देते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार के लॉ का इन्वॉल्वमेंट अपन नहीं करते कि फला फला विधि, फला अधिनियम के तहत ये जो है ये अडॉप्शन डीड रजिस्टर की जा रही है, इसको गोद देने का अधिकार है, देने का अधिकार है, बच्चे की क्या स्थिति है, इनके बारे में बहुत अधिक हम चर्चा करके उस पर लिखते भी नहीं हैं। अब हिंदुओं में तो अडॉप्शन की प्रक्रिया निर्धारित है कि जो अधिनियम में क्या हुआ, वैसा ने निवेदन किया कि अगर पहले से कोई मेल चाइल्ड है तो दूसरा मेल चाइल्ड नहीं लिया जा सकता। विपरीत परिस्थितियाँ क्या हो सकती है कि जो मेल चाइल्ड है वो पागल हो, मूड हो, या ऐसी स्थिति में नहीं हो कि वो उसका देखभाल भी करने की स्थिति में हो, तो प्रकाश जी ने और माननीय बसंत जी ने लगभग सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। मैं भी गूगल पे सर्च कर रहा था, तो जो बात जयप्रकाश जी ने बताई है कि मुस्लिमों में, ईसाइयों में, पारसियों में गोद की प्रथा नहीं है, तो ये वास्तव में ये बड़ा संकट है उन परिवारों में जिनके बच्चे नहीं होते, मुस्लिम परिवार में या ईसाई परिवार में, पारसी परिवार में बच्चे नहीं होते हैं, उनकी संपत्ति को लेकर, या जैसा कि पितृ कार्य उनके यहाँ भी होते हैं, उनके यहाँ भी श्राद्ध होता है, मुसलमानों में भी श्राद्ध होते हैं, सब जगह होते हैं ये सब चीज़ें, उनके अलग नाम से बोले जाते हैं, तो उनके भी पितृ कार्यों में सब में समस्या आती है। तो ये मांग कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी है, और मतलब जो गैर हिंदू हैं उनकी तरफ से भी मांग है कि एक ऐसा संहिता या ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को भी वो राइट मिले जो हिंदुओं को मिले होगा। तो कई सारे कानून हैं जो हिंदुओं में या और दूसरे धर्मों में ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, जो समान आचार संहिता अगर लागू होती है, बनती है, उसके ऊपर नियम बनते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश के नागरिक एक कानून के नीचे, क्योंकि जब भारत देश एक है, भारतवर्ष एक है, तो वहाँ कानून भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं एक व्यक्ति को जो है 3 विवाह करने का अधिकार होना चाहिए और एक व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको भाईगेमी का अधिकार, भाईगेमी उस पर लग जाती है। इस तरह के जो एक देश के अंदर दो और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, परंतु उससे हुआ क्या, जब इंस्टेंट तलाक नहीं दे रहे, एक महीने में 3 नोटिस भेज के तलाक हो जाता है, महर की तयशुदा राशि दे दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के कंफ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, 125 लगेगा कि 125 नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता नहीं 125 का लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो विभेदकारी जो कानून हैं, जो समता के विरुद्ध हैं, तो उसको केवल धर्म के कारण से हम किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। इसलिए चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स का हो, तो यदि बाकी महिलाओं को उसके पिता की संपत्ति में से अधिकार मिल रहा है, तो किसी दूसरे वर्ग की उनको धर्म के आधार पर वो वंचित की जाए। तो कुल मिलाकर इसके संबंध में जन जागरण करने की आवश्यकता है। अभी तो जैसा ध्यान में आ रहा है, सब लोग कहते हैं हम सिद्धांत रूप में सहमत हैं, उसमें गोद लेने के मामले में कानून में एकरूपता की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, इस पे चर्चा करनी है। बात यह है कि जो इसके लिए हम जाते हैं HAM 1956, जो हमारा जो पहले ये पितृसत्तात्मक था, इसमें एक व्यक्ति उसमें महिलाओं को बिल्कुल निम्न स्तर पर रखा जाता था। जो गोद लेने का जो था, उसमें एक धारा 11 कहती है अपनी कि अगर पिता गोद ले रहा है, अगर उसके पोता है, परपोता है या बेटा है, तो गोद नहीं ले सकता, ये उसमें था। अब बात आती है
क्या ये कल्याणात्मक था? हमारे जो गोद लेने का सिस्टम है जो हिंदुओं के, ये कल्याणात्मक है? क्या इसमें बच्चों की संरक्षणता ढंग से हो पाती है? क्या बच्चों के उसमें लालन पालन और उनका पालन वगैरह उनको सही तरीके से हो पाता है? अब बात करते हैं हिंदुओं की उसमें एडॉप्शन में, तो यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं अभी। इसमें बालक का लालन पालन पोषण वगैरह ढंग से नहीं हो पा रहा, कई कमियां मौजूद है। अब हम बात करें मुस्लिम समुदाय के, उसमें मुस्लिम समुदाय में गोद लेने का क्या है? मुस्लिम समुदाय में एक शब्द आता है कफला। कफला का अर्थ प्रयोजन। इसमें जो महिला जो पुरुष जो भी है उनमें एक अवधारणा है, प्रयोजन एक अवधारणा मानी गई इसको। इसमें गोद लेने का कोई सिस्टम नहीं है, अवधारणा है। इसमें आप गोद ले रहे हैं तो उसको जैविक माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, उस बच्चे को उसको उससे विरक्त किया जाएगा, उसका कोई अधिकार नहीं है गोद लेने के बाद। तो मुसलमानों में ये, और यही यहूदी पारसी इनमें भी इसी तरह का सिस्टम है। अब यहाँ पे हिंदुओं की बात हो गई, मुस्लिमों की बात हो गई, अब बात आती है अन्य ईसाई वगैरह, यहूदी वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक अभिभावक और वार्ड उसके अधिकारों का अपने आप ही अधिकार उसके मतलब सुरक्षित हो रहे हैं। और यही यूसीसी का मूल उद्देश्य है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, सामने वाले के अधिकारों की अपने आप ही पूर्ति हो जाएगी। यदि पति अपने पति होने का कर्तव्य निर्वाह करेगा तो पत्नी के अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। और यही यूसीसी का मूल उद्देश्य है। मेरे को जहाँ तक मेरा ज्ञान मुझे बताता है, मैंने जो समझा है कि यूसीसी का यही मूल उद्देश्य है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, सामने वाले के अधिकारों की पूर्ति अपने आप। बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य तो अभी क्या दिए जाएंगे वो बात अलग है, पर अधिकारों के लिए सब चर्चा करते हैं कि हमारे को जो पहले अधिकार मिले हुए वो ख़त्म हो जाएंगे और कुछ नए अधिकारों में मिल जाएंगे। हिंदू मेंटेनेंस और अडॉप्शन एक्ट वाली बात आ गई। मॉडर्न लॉ में या अन्य जो धर्म विशेष है उनमें अडॉप्शन की बात आ गई। पर ट्रांसजेंडर यदि किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहें उसके बारे में कहीं कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जाते हैं या किसी अन्य एक्ट के तहत जाते हैं, ऐसा कोई कहीं प्रावधान नहीं है। समान नागरिक संहिता यदि लागू होती है तो ट्रांसजेंडर को उनके अपने अधिकार मिलेंगे। चूँकि कल का विषय था विवाह और विच्छेद के संबंध में, तो वो उन पर लागू नहीं होती है और उस के बारे में उनको कोई अधिकार वगैरह के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं होनी थी। पर आज जो दो विषय हैं, भरण पोषण और अडॉप्शन, तो अडॉप्शन का अधिकार उस प्रत्येक जीवित व्यक्ति को है जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति हो। समाज में पुरुषों को बच्चा अडॉप्ट करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो एक तरह से विधुर हो। कुछ समाज में, कुछ धर्म विशेष में विधवा महिला को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया हुआ है और कुछ धर्म विशेष और पंथ विशेष में महिला चाहे अविवाहित हो, विवाहित हो, चाहे विधवा हो। मैं उस बारे में क्या किया जाए, मनीष ने एक थोड़ा सा सुझाव दिया, पहला सुझाव अभी सबने अपनी बात की अपने हिसाब से कही। आज जो अपनी ये गोष्ठी है कार्यशाला, इसमें आप लोगों को ये है कि इसका एक से निचोड़ निकाल के आगे भेजा जाएगा कि यूसीसी में मेंटेनेंस में क्या किया जाए, उत्तराधिकार में क्या किया जाए। एक अपने पास देश का एक देश है, एक है, इसमें सब रहते, एक देश एक कानून है, इसमें कोई होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। इसीलिए यूसीसी की मांग होती है और इसको कार्यरूप दिया जा रहा है। इस बारे में आपसे सुझाव मांगे गए। सुझाव में अपन क्या कहेंगे, जैसे आप लोगों को बताना चाहिए भाई मेंटेनेंस का आधार क्या हो, मेंटेनेंस तय करने का आधार क्या हो, उत्तराधिकार एडॉप्शन का आधार क्या है, प्रोसीजर क्या हो, ये अपनों को बताए। क्योंकि हमारा जो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, सक्सेसफुल एक्ट है, वो बहुत पर्याप्त है, फिर भी उसमें कुछ करना, लेकिन अपनों केवल अपनी बात नहीं करनी। अदर कम्युनिटी, अदर धर्म जाति के लोग हैं, उनमें वो उस एक्ट के बारे में क्या है वो आप लोगों को बताइए। इनमें तीनों में मिलके और क्या ठीक है, इसमें ये कमी है, इसको सुधारा जाए, इस तरह के आप सुझाव दो तो अपन एक अपनी इस अधिकतम मंच की तरफ से एक अच्छे सुझाव दे सकते हैं। मैं यही कहने के लिए खड़ा हूँ। आज आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कल अपने सुझाव थोड़ा मेहनत करिए, आप दूसरे अपने लोग की तैयारी करें, थोड़ा सा ये सुझाव दीजिए कि कल हम इस बारे में उत्तराधिकार मेंटेनेंस इनके बारे में क्या सुझाव दे सकते हैं जो हम आगे भिजवा सकते हैं। ये कहकर मैं अपना you
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंज मंडी कोटा के पीठासीन अधिकारी मुकेश आर्य ने बेची हुई जमीन को वापस बेचने के मामले में रामगंज पुलिस के उप अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार आरोपी खैराबाद जिला कोटा निवासी गोवर्धन लाल पुत्र सेवालाल व किशन लाल उर्फ राधा किशन पुत्र सेवालाल द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए पुलिस उप अधीक्षक रामगंज मंडी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए हैं। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार आरोपियों को पुलिस थाना रामगंज मंडी में दर्ज मामले में पुलिस उप अधीक्षक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उनका जमानत आवेदन खारिज किया गया, जिस पर आरोपियों के अधिवक्ता ने सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्य की अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आर्य ने पाया कि अनुसंधान अधिकारी ने आरोपियों को मुकदमा दर्ज होने के 5 माह बाद गिरफ्तार करने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मुकदमा दर्ज होने के 2 सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस जारी किया जाएगा और यदि उक्त अवधि पश्चात गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो जिला पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अपालना की गई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने केस डायरी के अवलोकन से यह पाया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से पूर्व बनाई गई चेकलिस्ट में गिरफ्तारी के जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उन कारणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का ही हर संभव प्रयास किया गया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह माना कि अनुसंधान अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों की अपालना करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के विनिर्णय सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में अभियुक्त गणों की जमानत स्वीकार करते हुए अनुसंधान अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए हैं, जिसमें उपरोक्त कारणों की वजह से क्यों नहीं आपके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम की कार्यवाही की जावे। हिट राजस्थान फिट राजस्थान कार्यक्रम के तहत 10 जुलाई से आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के प्रचार प्रसार तथा राज्य सरकार की योजनाओं से रूबरू कराने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में मशाल यात्रा के तहत कला जत्थे द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने बताया कि कला जत्थे के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय जवाजा पर आज मशाल यात्रा के तहत कला जत्थे के सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीण जनों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार को राज्य सरकार की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि एवं संयोजक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद ने ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने की तथा समारोह के विशिष्ट अतिथि तारागढ़ विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद बोहरा थे। समारोह के मीडिया प्रभारी शंभू दयाल व्यास ने बताया कि इससे पूर्व अतिथियों तथा कला जत्था के सदस्यों का विद्यालय के प्रकाश चंद सालवी, सांवरमल, महेंद्र कुमार तिवारी, अंशुल डाबला, महिपाल समोता, तरुण माली, ठाकुरदास मेहरा, जितेंद्र सिंह आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह का संचालन शंभू दयाल व्यास ने किया। केकड़ी में जयपुर रोड पर गुरुवार को दिनदहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग के कपड़ों पर गंदगी लगाकर 1,10,000 रुपए पार कर लिए। वारदात जूनिया गेट के पास एक किराने की दुकान की है। चोरी की पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से घटना की जानकारी जुटाकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवलिया खुर्द निवासी 63 वर्षीय भवानी शंकर शर्मा जूनिया गेट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए निकलवाकर अपने बैग में रख लिए। बैग में 10,000 रुपए पहले से ही रखे हुए थे। बैंक से पैसे निकलाने के बाद भवानी शंकर शर्मा जयपुर रोड पर एक किराने की दुकान पर घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंचा। अज्ञात बदमाशों ने भवानी शंकर शर्मा के कपड़ों पर रास्ते में गंदगी लगा दी। जब भवानी शंकर शर्मा किराने की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचा तो कपड़े गंदगी से सने हुए देखकर गंदगी साफ करने लगे और पैसों से भरे बैग को नीचे रख दिया। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने मौका देखकर बैग को पार कर लिया। भवानी शंकर ने गंदगी साफ करने के बाद पलटकर देखा तो बैग मौके से गायब मिला। भवानी शंकर शर्मा ने वारदात की जानकारी दुकानदार को दी। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस के एसआई राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र आचार्य, रामराज सामरिया, राकेश यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। सिटी थाना पुलिस ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
मजदूरों को पैसे देने के लिए निकलवाए थे पैसे। पीड़ित भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि उसने मजदूरों को पैसे देने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाए थे। 10,000 रुपए घर से लेकर आया था। भवानी शंकर शर्मा के खेत पर कुआं खुदाई का काम चल रहा है। कारीगरों को पैसे देने के लिए ही वे बैंक से पैसे निकलाने पहुंचा था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने कपड़ों पर गंदगी लगाकर उसके 1,10,000 रुपए पार कर लिए। सीसीटीवी में कैद घटना। पैसों से भरे बैग को चोरी करने की वारदात किराने की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक किशोर बैग उठाकर ले जा रहा है। वहीं 2 युवक पहले से ही मोटरसाइकिल स्टॉक कर खड़े हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस बैंक से लेकर दुकान तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फोटो के कड़ी 01 पीड़ित भवानी शंकर शर्मा से घटना की जानकारी लेते हुए एएसआई प्रखर राष्ट्रवादी व भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भाजपा शहर मंडल द्वारा आज समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित की व डॉक्टर मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलते हुए देश की सेवा का संकल्प लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान देशभक्त प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे तथा देश सेवा का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। जय भारत के तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन कश्मीर पर पंडित नेहरू असहमति होने के कारण उन्होंने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर कश्मीर समस्या के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चालू किया। वह इसी के तहत कश्मीर में जारी परमिट राज के खिलाफ उन्होंने जोरदार आंदोलन करते हुए बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने का सभी से आह्वान किया। इसी घटनाक्रम के दौरान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और वही रहस्यमय परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया। ऐसे त्यागी तपस्वी अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की समस्या उसी समय पहचान कर ली थी कि भविष्य में ये भयंकर नासूर बनेगी। उनकी बात सही साबित हुई। वह कश्मीर के इस व्यवस्था के कारण हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद का कारण बनी धारा 370 को समाप्त कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके बाद कश्मीर घाटी में अमन चैन स्थापित हुआ है। आज उनकी जयंती पर हम उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके पश्चात गौशाला में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकेडी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह शक्तावत व कमल सांखला, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश नायक, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, ओबीसी मोर्चा संयोजक विनोद गोठरवाल, आईटी प्रकोष्ठ के अमन चौधरी, निरंजन सिंह, दिनेश साहू, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।